नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे इस वीडियो में विसर्ग संधि के जो घोष नियम बनाए गए थे, जिसमें हमने 5 उपनियम बताए थे, उसमें आज हम इस वीडियो में आखिरी दो नियम जो है उसकी चर्चा आज हम हमारे इस वीडियो में करेंगे। कुल उपनियमों की संख्या कितनी है? तो 9 है और आज 5 उपनियम कंप्लीट हो जाएंगे। यानी ये मानकर चलें कि संधि हमारी खत्म होने वाली है। आप लोग संधि को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि संधि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है हर भर्ती परीक्षा के लिए। और अगर हमें संधि अच्छे से याद हो गई तो उपसर्ग और प्रत्यय को समझने में हमें कठिनाई नहीं होगी। और आप लोगों से यही कहूंगा कि पहले मेरे द्वारा वर्ण खत्म कर दिए जा चुके हैं। संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है। विसर्ग संधि जो है, विसर्ग संधि में घोष के 5 उपनियम में से 3 हो चुके हैं। आज 2 खत्म हो जाएंगे। फिर अघोष के जो नियम बचेंगे वो लास्ट चलेंगे। तो आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि जितना हो सके आप इन वीडियो को देखते जाएं, समझते जाएं, घर बैठ करके स्टडी करते रहें। और आप वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अब हमारे टॉपिक पर आते हैं हम लोग। आज हमारा विसर्ग संधि का जो हमारा पहला नियम था, पहला नियम क्या था? विसर्ग के बाद कौन से वर्ण थे? घोष वर्ण थे। आप लोगों को अब तो याद हो गया होगा कि घोष वर्ण कितने होते हैं। तो घोष वर्ण कितने होते हैं? 31। सारे स्वर, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ 11 और ऊष्म का है। तो यहां पर हमारे विसर्ग के बाद घोष वर्ण में कितने उपनियम थे? 5। 3 हो चुके पिछले वीडियो तक। तो अब हमारा तीसरा यानी चौथा नियम है, चौथा उपनियम है विसर्ग का लोप। नियम क्या है? विसर्ग का लोप। प्रारूप बनाते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और लास्ट में कौन सा होगा? परिणाम। ध्यान से सुनना। हमने हमारे जो घोष वर्ण के नियम में जो पहला नियम था, पहला उपनियम था, उसका नाम लिखा था विसर्ग का ओ स्वर बनना। याद होगा आप लोगों को। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि यहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग के पहले ए स्वर होगा, जबकि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो केवल ए स्वर होगा या शेष घोष व्यंजन होंगे। और आपको याद होगा मैंने 21 संख्या लिखी थी, 10 स्वर को हमने वहां शामिल नहीं किया था। ठीक है, तो यहां भी वही रूप रहेगा। यानी वहां जो स्वर शामिल नहीं हुए थे वो इस नियम में शामिल हो जाएंगे। तो यहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? तो विसर्ग से पहले ए स्वर आएगा। क्लियर? और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? तो यहां ए स्वर को छोड़कर शेष 10 स्वर। ए स्वर को छोड़कर शेष 10 स्वर। यानी यहां पर हमारे कौन से वर्ण से घोष व्यंजन एक भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ए स्वर नहीं आना चाहिए। यानी मैंने आपको भी पहला वाला नियम जो बोल के बताया था उसमें मैंने कहा था कि
केवल ए स्वर तथा शेष घोष व्यंजन, तो वहां जो शामिल नहीं हुए थे वही सारे स्वर यहां हमारे चौथे उपनियम में शामिल हो जाएंगे। यानी आ से लेकर के औ तक के स्वर यहां हमें दिखने चाहिए, और यहां विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, ए स्वर आना चाहिए। तो परिणाम में क्या होगा, परिणाम के अंदर हमारा जो विसर्ग है, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं, अतः प्लस एवं, मनः प्लस उच्छेद, पयः प्लस आदि, तपः प्लस उत्तम, देखो चार शब्द लिखे हुए हैं, अतः प्लस एवं, मनः प्लस उच्छेद, पयः प्लस आदि, तपः प्लस उत्तम। एक बार देखो आप लोग इस नियम को समझो, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग। देखो इसमें एक शब्द को लिख लेते हैं, यश प्लस इच्छा। देखो मैंने यहां पर जितने भी शब्द हैं वो सारे किसमें लिखे हैं, वो सारे लिखे हैं मैंने यहां पर संधि रूप में, ठीक है ना। संधि रूप में लिखने का मतलब ये है कि यहां विसर्ग से पहले हमारे क्या आना चाहिए, ए स्वर आना चाहिए, और दूसरे शब्द का प्रारंभ जो है वो ए स्वर को छोड़कर शेष 10 स्वर से होना चाहिए। तो यहां देखो विसर्ग से पहले यहां क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तय में स्वर कौन सा है, ए आ रहा है, और दूसरे का प्रारंभ किससे हो रहा है, ए किसमें आता है, स्वर में आता है। तो हम जब परिणाम बनाएंगे तो परिणाम में विसर्ग को हटा देंगे, तो विसर्ग हटते ही ये क्या हो गया, अत, और बचा हुआ एव यहां आ जाएगा। क्लियर। उसी रूप में यहां भी देखो विसर्ग से पहले ए आ रहा है मना में, यहां क्या आ रहा है, उ आ रहा है, तो ये विसर्ग हटेगा और यहां पर ये बन जाएगा मन उच्छेद। क्लियर। यहां पर ये पयः लिखा हुआ है, ये आदि लिखा हुआ है, यहां विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है ना, और यहां पर आ दिख रहा है, तो यहां पर भी विसर्ग हटेगा और ये बनेगा पय आदि। यहां देखो यहां भी तपः प्लस उत्तम लिखा हुआ है, विसर्ग से पहले पय आ रहा है और पय में स्वर कौन सा है, ए। देखो विसर्ग से पहले सब जगह ए ही दिखना चाहिए, ठीक है ना, और दूसरे के प्रारंभ में भी स्वर ही दिखना चाहिए, लेकिन यहां ए नहीं आना चाहिए। तो यहां पर भी देखो विसर्ग जो हटेगा वो हटने के बाद में तप उत्तम बन जाएगा, और यहां पर ये यश है प्लस इच्छा लिखा हुआ है, यहां भी विसर्ग हटेगा और यहां बन जाएगा यश इच्छा। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो कई विद्यार्थी के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यहां जो परिणाम बने हैं वो ऐसे क्यों बने, वो हमारे जैसे कुछ शब्द बताऊं मैं, जैसे वो यहां ये भी तो बन सकते थे, या फिर इसका करें हम तो ये भी तो बन सकते थे, या इसकी कहूं तो ये भी तो बन सकता था, है ना, या इसकी कहूं तो ये ऐसे बन सकता था, और इसकी कहूं तो ये बन सकता था। अधिकांश स्टूडेंट के दिमाग में ये प्रश्न आएगा,
कि हम इसे अतएव क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसे मनोच्छेद क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसे पयादी क्यों नहीं लिख सकते हैं, यहां ये तपोत्तम क्यों नहीं हो सकता है और यहां यशेच्छा क्यों नहीं हो सकता है। तो इतना याद रखना, यहां पर हम संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, विसर्ग। अगर मैं ये वाले परिणाम बनाता हूं तो हमारी संधि हो जाएगी स्वर। कौन सी हो जाएगी, स्वर। और जब स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि में कभी भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखना। तो जब हम ये परिणाम बनाएंगे तो यहां से सबसे विसर्ग हट जाएंगे, ऐसे। अब विसर्ग हटे तो ए के बाद ए आ गया तो आई बनेगा, वृद्धि संधि। ए के बाद उ आता है तो ओ बनेगा, ये ओ बन गया, गुण संधि। ए के बाद आ रहा है, आ बनेगा, पयादी, दीर्घ संधि। ए के बाद उ आ रहा है, ओ बनेगा, ओ, गुण संधि। ए के बाद ई आ रहा है, ए बनेगा, तो ये ए बन गया, गुण संधि। इसका मतलब है कि अगर मैं स्वर संधि की बात कहूं या इन परिणामों की बात कहूं तो इनमें संधि ही चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब बात कर रहा हूं मैं विसर्ग संधि की, तो जैसे ही यहां पर वापस विसर्ग लगे यहां, तो समझ जाना कि विसर्ग लगने का मतलब है कि यहां परिणाम अतएव, मन उच्छेद, पय आदि, तप उत्तम, यश इच्छा, यही बनेगा। क्लियर। चलो भाई, अब हमारे नियम नंबर जो 5 है उसकी बात करते हैं। नियम नंबर या उपनियम नंबर 5, लघु ई या ऊ का दीर्घ ई या ऊ बनना। नियम का नाम क्या है, लघु ई या ऊ का दीर्घ ई या ऊ बनना। चलो देखते हैं हम लोग। हमें चेंज किसको करना है, छोटी ई और छोटे ऊ को चेंज करना है। किसमें करना है, बड़ी ई और बड़े ऊ में। तो यहां पर हमें जिसे चेंज करना है वो हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण बन जाएगा, यानी विसर्ग से पहले या तो छोटी ई होगा या छोटा ऊ होगा, क्योंकि हमें चेंज इसको करना है, ठीक है। अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो क्या होना चाहिए, वो र व्यंजन से प्रारंभ होना चाहिए, र व्यंजन से प्रारंभ। मैंने र को हलंत किया यहां पर। हलंत का मतलब यह होता है कि इस हलंत वाले र में कोई भी स्वर मिला हुआ हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर दूसरे शब्द का प्रारंभ है वो र, रा, री, री, रू, रू, रे, राई, रो, रऊ, इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है। तो हमारा परिणाम क्या होगा, हमें इस परिणाम में इन दोनों को चेंज करना है, इनके बड़े रूप में। तो हमारा परिणाम जो है उसमें लघु ई या ऊ को दीर्घ ई या ऊ में परिवर्तित कर देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो उसका। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है नीह प्लस रज, नीरुजता, नीरव, चक्षु प्लस रोग,
नीरस, दूह प्लस रम्य, दूराज, ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है कि जहां संधि रूप यानी प्लस का चिन्ह दिख रहा है उसमें पहला जो शब्द का अंत होगा उसमें छोटी ई और छोटा ऊ दिखना चाहिए, जबकि जहां परिणाम रूप में शब्द है वहां आपको सीधा ही या तो बड़ी ई दिखेगा या बड़ा ऊ दिखेगा। ठीक है, और उस बड़ी ई बड़ा ऊ को चेंज करना आपको, अगर बड़ी ई है तो छोटी ई बनाना है और बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ बनाना है। ठीक है ना, जैसे यहां देखो ये क्या लिखा है, विसर्ग से पहले छोटी ई आ रहा है नी, और दूसरे का प्रारंभ किससे हो रहा है, रे से। हमने क्या कहा था, रे से होना चाहिए, तो ये जो छोटी ई है ये बड़ी ई में बदल जाएगी, तो यहां परिणाम में ये नी ऐसा हो जाएगा और बचा हुआ रज जो है वो इसके पास यहां आ जाएगा इस रूप में। क्या बन जाएगा, ये नीरज बन जाएगा। नेक्स्ट नीरुजता में ये मात्रा कैसी आ रही है, ये बड़ी मात्रा आ रही है। अब बड़ी मात्रा को हम जब चेंज करेंगे तो मात्रा कौन से लग जाएगी, छोटी मात्रा, क्योंकि देखो बड़ी मात्रा को हमें चेंज करना है छोटी मात्रा में, तो जैसे ही हमने यहाँ नी की मात्रा को चेंज किया तो यहाँ पर ये मात्रा कौन सी हो गई, छोटी मात्रा हो गई। और यहाँ बचा हुआ रुजता, रुजता शब्द यहाँ इस रूप में आ जाएगा यहाँ। ठीक है ना, अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, नीरव। जैसे नीरज था वैसे ही नीरव है, नीरव में भी मात्रा बड़ी नए पे आ रही है ना, तो इस मात्रा को छोटी करेंगे तो ये तो क्या बन गया, नी है। क्लियर, अब बचा रव, वो रव शब्द यहां आ जाएगा, नीह प्लस रव बन जाएगा। अब देखो चक्षु प्लस रोग में विसर्ग के पहले ऊ कौन सा आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, रे, रो दिख रहा है रो, तो यहां पर रे से ही प्रारंभ होना चाहिए। देखो यहां भी रव में रे आ रहा है, रुजता में रू आ रहा है, तो रू भी किसमें, रे में आता है, नीरज में भी रे है ना, तो यहां भी चक्षु में क्षय पे ऊ बड़ा हो जाएगा, तो जब परिणाम बनाएंगे तो ये बन जाएगा चक्षु और ये रोग इसके पास आ जाएगा। ठीक है ना, नीरस की बात करें तो नीरस में बड़ी ई की मात्रा कहां आ रही है, न पे आ रही है, तो जब इसके टुकड़े करेंगे तो यहां ये छोटी मात्रा बदल जाएगा और ये बन जाएगा नीह, और ये रस अलग हो जाएगा, नीह प्लस रस। अब देखो जैसे चक्षु रोग था वैसे दूह प्लस रम्य है, यहां भी देखो दूह में छोटा ऊ आ रहा है, और जब परिणाम बनाएंगे तो देखो रम्य रे दिख रहा है, तो यहां जब परिणाम बनाएंगे तो द के ऊपर ऊ बड़ा हो जाएगा और रम्य शब्द इसके पास लगा हुआ आ जाएगा। क्या बन जाएगा, ये दूरम्य। दूराज के अंदर हम जब टुकड़े करेंगे तो यहाँ दू में ऊ छोटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दू है, और राज अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दू है प्लस राज। ठीक है, इस रूप में हमारा ये पांचवा नियम रहेगा, और इसी के साथ हमारे घोष वर्ण के जितने भी नियम थे यानी पांचों नियम यहां खत्म हो जाएंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो भाई, हम लोगों ने अभी तक 5 उपनियमों की चर्चा की है, जिसमें पहला उपनियम था ओ बनना, दूसरा था रे बनना, तीसरा था अपवाद, चौथा था विसर्ग का लोप, और पांचवा था छोटी ई और छोटे ऊ को बड़ी ई और बड़े ऊ में परिवर्तित करना। अब हमारा जो दूसरा नियम आएगा वो दूसरा नियम कौन सा होगा, तो वो होगा विसर्ग के बाद हमारे यहाँ वर्ण कौन से आएंगे, तो अब की बार यहाँ वर्ण आएंगे अघोष वर्ण। कौन से आएंगे, अघोष वर्ण। और अघोष वर्ण की बात की जाए तो यहां पर अघोष वर्ण कितने होते हैं, तो अघोष वर्ण हमारे 13 होते हैं।
आप सबको याद होने चाहिए कि 13 वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हमारे एक तो होते हैं कैक है, एक होते हैं चैच है, टैट है, टैथ है और पैप है। 10 तो ये हो गए। और एक आएगा शय, शय और स। अगर इनका नामकरण करूं मैं तो कैप वर्ग जो आता है वो हमारे कंठ में आता है, च वर्ग जो है वो हमारे तालु में आता है, तय वर्ग मूर्धा में आता है, तय वर्ग दंत में आता है और प वर्ग हमारे ओष्ठ में आता है। तो आप लोगों को इन उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग जो वर्ण है इनकी जानकारी भी होनी चाहिए कि 13 जो अघोष वर्ण है इनका क्रम क्या है और इनका स्थान कौन सा है। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, पता रहे कैक है कहां आएगा, चैच है कहां आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो उसका। तो आप लोगों को अब तो याद होना चाहिए कि कैक है कहां आएगा, कंठ में, चैच है शय कहां आएगा, तालु में, टैट है शय कहां आएगा, मूर्धा में, तैथ है स कहां आएगा, दंत में और पैप है कहां आएगा, ओष्ठ में। ओके, चलो अब हमारे पास जो अघोष वर्ण के 4 उपनियम बताए हैं। कितने बताए हैं? 4 उपनियम इसके। ठीक है ना, इन 4 उपनियम में कौन कौन सा आएंगे? तो हमारा जो पहला उपनियम होगा वो होगा तालव्य श बनना। तालव्य श बनना, और ये सब चेंज क्या होंगे? विसर्ग होंगे, जानना, विसर्ग का तालव्य श बनना। दूसरा होगा विसर्ग का मूर्धन्य शय बनना। तीसरा विसर्ग का दंत्य स बनना। और चौथा अपवाद। यानी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो अघोष के अकॉर्डिंग जो नियम है उस अघोष नियम के अकॉर्डिंग कितने वर्ण आते हैं? 13 वर्ण आते हैं। उस अघोष वर्ण के नियम में कितने उपनियम हैं? तो 4 उपनियम हैं। 4 उपनियम कौन कौन से हैं? तो पहला उपनियम कौन सा है? तालव्य श बनना। दूसरा कौन सा है? विसर्ग का मूर्धन्य श बनना। तीसरा कौन सा है? विसर्ग का दंत्य स बनना। और चौथा कौन सा है? अपवाद। तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों की चर्चा करेंगे कि श और मूर्धन्य श। ठीक है ना, एक बार इसकी छोड़ लो उसका भी। चलो भाई, अब हमारे द्वारा आज जो वीडियो आया था या प्रस्तुत किया गया है इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि पहला तो विसर्ग का लोप कैसे करें, और दूसरी चीज हमने सीखी इसमें कि छोटी ई और छोटे ऊ को बड़े ऊ में परिवर्तित कैसे करें। एक चीज और सीखा कि 13 जो अघोष वर्ण है इनका अलग अलग रूप में स्थान कैसे है। कंठ में क्या आएगा, तालु में क्या होगा, मूर्धा में क्या होगा, ये स्थान अपन ने आज सीख लिया है। ठीक है ना, प्लस आज 4 उपनियम की बात की। 4 उपनियम कौन कौन से हैं उसको भी देख लिया। आप लोग इन जो वीडियो को बनाए जा रहे हैं इनको ध्यान पूर्वक देखें, इनको समझें। जब तक आप इन्हें समझने का प्रयास नहीं करेंगे आप अपनी तैयारी को और अच्छी मजबूत नहीं बना पाएंगे। एक चीज और मैं कहूंगा
कि आप लोग अभी घर पर जैसे भी स्टडी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसे क्रमबद्ध रूप में बनाए रखें। आप अगर अपनी तैयारी को रोकते हैं या कम ज्यादा करते हैं या डीमोटिवेटेड होते हैं, तो डीमोटिव होने का मतलब होता है कि हम हमारे जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं है। डीमोटिव होने का मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं अपने लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मन में विचार है कि नहीं अपने तो दिखावे के लिए करना है, तो ये मानकर चलना कि भाई हम लोग कगार पे होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं बात कहूं, एक दुकानदार है, उस दुकानदार को रुपए कमाने हैं तो उसको 10 से 12 घंटे दुकान पर बैठना होगा। उसे उस दुकान पर वहां बैठे बैठे देखना होगा कि कोई कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। और कारण क्या है कि जब तक वो दुकान पर बैठा रहेगा उसे मुनाफा होने की आशंका रहेगी, भी पैसा आएगा नहीं आएगा वो चलता रहेगा। लेकिन अगर सपोज मानो वो दुकान खोल करके वो अपने घर चला जाए या किसी अन्य काम में लग जाए, तो क्या उसको मुनाफा होगा? उसको मुनाफा बिल्कुल भी नहीं होगा। कारण पता क्यों है? क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति सजग ही नहीं है, उसको चाहिए ही नहीं वो चीज। तो मैं आप लोगों से ये समझा रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये किताबें, ये पुस्तकें जो भी हमारे सामने हैं, ये अध्ययन सामग्री जितनी भी सामने है, ये हमारे लिए बर्डन है, हम इसे नहीं कर पा रहे हैं कवर, तो ये मानकर चलना कि इससे भी प्राप्त ज्ञान हमारे लिए स्थायी नहीं होगा। वो कुछ समय तक सीमित रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। लेकिन अगर आप एक ईमानदारी की तरह आप इस पर टिके हुए हैं, आप दिन रात तैयारी कर रहे हैं, आप इन जो किताबें हैं इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने नोट तैयार कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि यही किताबें आपका साथ देगी और ये साथ देकर के आपको अपने लक्ष्य के प्रति पहुंचा देगी, लक्ष्य तक आपको लेकर जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो छोटा बच्चा होता है ना, जब वो चलना सीखता है, वो पहली सीढ़ी कभी चढ़ नहीं पाता है। कभी भी वो नाल चढ़ता है तो उसको पहली सीढ़ी चढ़ने में बहुत समस्या होती है। चढ़ेगा फिर गिरेगा, चढ़ेगा फिर गिरेगा, ये कई बार होता है, लेकिन वो बच्चा हारता नहीं है। और उस बच्चे के दिमाग में ये होता है कि मुझे कैसे भी करके चढ़ना है। अब वो गिर भी जाएगा, उसके चोट भी लग जाएगी, तब भी वो प्रयास करेगा कि मुझे चढ़ना है। और वो एक बार अगर एक सीढ़ी चढ़ गया तो अगली सीढ़ी चढ़ने में उसको समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अनुभव ले लिया है कि एक सीढ़ी मेरे हाथ में आ गई, मतलब नेक्स्ट सीढ़ी मेरे हाथ में आने वाली है। हर व्यक्ति अभिप्रेरणा और अनुभव से ही अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करता है। अगर आपके दिमाग में अभिप्रेरणा है, स्व अभिप्रेरक है, आप लोगों की बातों से अभिप्रेरित होते हैं और प्लस अपने जीवन में अनुभवों को ग्रहण करते जा रहे हैं, अनुभवों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आपके मन में यह है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप ये भी मान कर चले कि हम नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज हमारे दिमाग से कनेक्ट है। हमारा दिमाग जो सुनता है वही काम करता है। आपने कई बार नोटिस किया हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पर भी हम देखते हैं कि एकदम मौसम बदल जाए तो लोग कहते हैं कि आज तो वही मौसम बदल गया है, बादल हो रहे हैं, तो आज मेरे हाथ पैरों में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा। तो कारण क्या है कि हमने हमारे माइंड को संकेत दे दिया है कि आज मेरे शरीर में दर्द होगा क्योंकि बादल निकल रहे हैं। अब जैसे ही वो निकलना प्रारंभ होंगे हमारे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। सेम कंडीशन, हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर पढ़ने से पहले ही हम माइंड में बोल देंगे कि ये टॉपिक बहुत कठिन है, मुझे याद नहीं होता, मैं समझ नहीं पाता हूं, आज तक क्लियर नहीं हुआ है, तो जब पढ़ने बैठोगे ना तब सेम कंडीशन होगी, हमें याद कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों से ये कहता हूं कि पढ़ने से पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव सोच रखो, तभी जाकर के कुछ कर पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं कि भाई मैं अपने अकॉर्डिंग जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं, या मुझे किसी के रूप में बताने या समझाने की जरूरत नहीं है, तो इतना याद रखना, एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति कभी किसी की बात नहीं सुनता है। कारण क्या है कि वो अपने आप को ही महान मानता है। और मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ना तो हमें इतना समझदार बनना है कि हम लोगों की बात ना सुन सके, और ना इतना मूर्ख बनना है कि हम हर किसी की बात को काटना शुरू कर दें। हमें जहां से जैसे ज्ञान मिले उसे ग्रहण करना है, क्योंकि वही ज्ञान हमारे सीमा को, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ओके, आप लोग घर बैठकर स्टडी करें, तैयारी करें, जमकर पढ़ें,
और यहां पर लक्ष्य बना करके आप अपने चैनल पर पहुंचेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।